Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic, that is Stephen Krashen theory of second language acquisition. बात करें किन किन एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो सीटेट, DSSB, KVS, NVS रीट, या फिर आपको ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें टॉपिक कवर होता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और आगे बात करें तो आपको अपने हिसाब से इसमें जो इंपॉर्टेंट लगे उसका आप पिक ले ले या फिर कहीं भी राइट डाउन कर ले, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ला क्लासेस बिगिन। सबसे पहले अपना है कि स्टीफन क्रैशन ने थ्योरी दी है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की। उनका क्या मानना था सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन से? उनका मानना था कि एक बच्चा जो है वो सबसे अच्छा लैंग्वेज तब सीख सकता है जब वो बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करे। अगर कोई बच्चा लैंग्वेज को लर्न कर रहा है तो उसकी जो लर्निंग होगी या फिर जो भी उसका उस लैंग्वेज को सीखने का तरीका होगा वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना अगर वो बच्चा एक्वायर करेगा उस लैंग्वेज को। लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉन्शियस ग्रामेटिकल रूल्स एंड डज नॉट रिक्वायर टेडियस ड्रिल। यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन जब हम करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम एक्वायर कर रहे हैं अगर किसी लैंग्वेज को, तो उसमें ना ही हमें ग्रामेटिकल रूल्स की ज़रूरत होती है और ना ही एक ड्रिल और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका जो नेटिव लैंग्वेज है या फिर आपकी जो मातृभाषा है जो आप अपने घर से सीखते हैं, जो भी एक बच्चा अपने घर से सीखता है लैंग्वेज को एक्वायर करता है, तो ना तो उसमें उसे किसी ग्रामेटिकल रूल्स को याद करने की ज़रूरत होती है कि वो कब सब्जेक्ट, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेगा या फिर कब उसे कौन सी चीज़ आगे बोलनी है, कौन सी चीज़ पहले बोलनी है, ऐसा वो कोई चीज़ ध्यान नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को वो एक्वायर कर रहा है, लर्न नहीं कर रहा। तो यानी कि क्वेश्चन का यही कहने का मतलब था कि एक बच्चा जब किसी चीज़ को एक्वायर करेगा, किसी लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, अगर वो सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करेगा तो वो बच्चा अच्छी से उस चीज़ को समझ सकेगा और उसका यूज़ कर सकेगा। पर अगर वो चीज़ उसको लर्न करवाई जा रही है तो उसमें क्या होगा कि उस बच्चे को वो चीज़ नहीं आएगी, वो लैंग्वेज ही नहीं आएगी। एक्विजिशन रिक्वायर्स मीनिंगफुल इंटरेक्शन इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी कि बच्चे के साथ टारगेट लैंग्वेज यूज़ करनी होगी अगर हमें उसे वो लैंग्वेज एक्वायर करानी है। नेचुरल कम्युनिकेशन करनी होगी इन विच स्पीकर्स आर कंसर्न नॉट विद द फॉर्म ऑफ देयर अटरेंसेस बट विद द मैसेजेस दे आर कन्वेइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो भी वो बच्चा क्या कर रहा है, उस बच्चे के सामने जो भी लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है, तो अगर हम उससे बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो क्वेश्चन का कहना है कि सबसे पहले तो टारगेट लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा यूज़ होना चाहिए, कम्युनिकेटिव फॉर्म में वो चीज़ यूज़ होनी चाहिए ताकि बच्चा क्या करे, उसको बार बार सुने और बार बार उसी में कम्युनिकेशन करे तो वो बच्चे को एक्वायर हो, लर्न ना हो। दूसरा क्या करना है कि वो सारे मैसेजेस और सारी अंडरस्टैंडिंग उसी टारगेट लैंग्वेज में एक बच्चे के अंदर कन्वे की जानी है ताकि वो बच्चा क्या करे, उससे यूज़ थ्रू हो जाए। आगे है कंप्रिहेंसिबल इनपुट इज़ द क्रूशियल एंड नेसेसरी इंग्रेडिएंट इन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। कंप्रिहेंसिबल इनपुट भी आपका एक टर्म है जो कि अपने स्टीफन क्रेशन ने ही दी है आगे की स्लाइड्स में और इसको अच्छे से मैंने बताया हुआ है। पर वैसे अगर हम बात करें कि आपका कंप्रेहेंसिबल इनपुट होता क्या है, तो ये क्या है कि एक बच्चा एसेंस ले लेता है कि पूरा कंप्रीहेंशन पढ़ के उसने एक स्कीमिंग करके एक आइडिया निकाल लिया कि आखिर ये कंप्रीहेंशन उसको पूरी तरीके से कहना क्या चाहता था। यानी कि अगर बच्चा एक कंप्रीहेंशन पढ़ के उसका एसेंस समझ जाता है तो उसने उस पैसेज का या फिर उस कंप्रीहेंशन का एक कंप्रीहेंसिबल इनपुट ले लिया है। तो ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है आपके लर्निंग के एक्विजिशन में। ठीक है, तो अपन को याद रखनी है कि ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म है लैंग्वेज के एक्विजिशन को ही मोटिवेट करती है, लैंग्वेज के लर्निंग को नहीं। आगे की बात करें तो द 5 हाइपोथेसिस ऑफ क्रेशन थ्योरी और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि क्रेशन की जो थ्योरी है उसके अंदर 5 हाइपोथेसिस है जिनको मेन रखा गया है। सबसे पहले क्या है, द एक्विजिशन लर्निंग, यानी कि एक बच्चा क्या करेगा, जितना अच्छा वो एक्वायर करेगा किसी भी लैंग्वेज को उतना अच्छा वो लैंग्वेज उसे लर्न होगी। ठीक है, सेकंड क्या है, द मॉनिटर हाइपोथेसिस, यानी कि जब बच्चे को सेकंड लैंग्वेज की भी कुछ नॉलेज होने लगती है तो बच्चा क्या करता है, अपने मॉनिटर हाइपोथेसिस का उसमें यूज़ करता है। इनपुट हाइपोथेसिस, देन द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस एंड देन द लास्ट वन इज नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। सो अपनी फर्स्ट की बात करते हैं, एक्विजिशन लर्निंग। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग या फिर फॉरेन लैंग्वेज परफॉर्मेंस, द एक्वायर्ड सिस्टम और द लर्न सिस्टम। यानी कि स्टेफन क्रेशन ने कहा है कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज या फिर ऐसी लैंग्वेज जो बच्चा अपने घर पे नहीं बोलता है, जो बच्चा अपने घर पे नहीं बोलता है उसे तो हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। तो अगर एक बच्चा सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है तो क्या होगा कि उसको दो चीज़ों से उसको सिखाया जा सकता है। फर्स्ट तो द एक्वायर्ड सिस्टम और सेकंड वन इज द लर्न सिस्टम। एक्वायर्ड सिस्टम में क्या है कि बच्चे को बार बार उसी कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाए टारगेट लैंग्वेज को और उसी पर ज़्यादा गौर किया जाए। The acquired system or acquisition is a product of a subconscious process very similar to the process children undergo when they acquire the first language.
यानी कि कहा जा सकता है कि एक्वायर्ड लैंग्वेज क्या है, एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, क्योंकि बच्चा क्या है इसमें बहुत ज़्यादा गौर नहीं दे रहा होता, बस वो कम्युनिकेशन के थ्रू से सीख रहा होता है। जैसे कि मम्मी ने उसे हिंदी में कहा बेटा पानी लाओ, बेटा खाना खाओ, बेटा ये करो, बेटा वो करो, तो उसकी मदर क्या है, उसको हिंदी जो है वो उसकी एक्वायर्ड लैंग्वेज है, उसकी नेटिव लैंग्वेज है, तो बच्चा सीख पा रहा है। तो अगर टीचर भी टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करके या फिर सेकेंड लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन करके, टीचर क्या करेगी, अगर बच्चे को सिखाने का यूज़ करेगी तो बच्चा क्या करेगा, उसे एक्वायर करेगा कि हाँ टीचर ने ऐसा बोला, तो उसको वो चीज़ याद होती रहेगी। जैसे कि बच्चे ने सुन के ही तो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी होगी, या तो उसकी मम्मी ने कुछ वाक्य कहे होंगे या फिर पापा ने कुछ कहा होगा, जो भी कहा होगा, पेरेंट्स ने नेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया होगा, तभी तो एक बच्चा सीखा। तो ऐसे ही टीचर अगर एक नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करेगी, उसको बार बार अपने जहन में लाएगी, तो बच्चा उसे बार बार सुनेगा तो उसको वो लैंग्वेज भी नेटिव लगने लगेगी, या फिर वो लैंग्वेज को वो एक्वायर करेगा। It requires meaningful interaction in the target language, natural communication in which speakers are concentrated not in the form of their utterances but in communicative act। यानी कि ये नहीं टीचर कभी कभी कुछ कुछ वर्ड्स का यूज़ कर रही है, बाकी सारा हिंदी चल रहा है, ठीक है। तो टीचर को क्या करना है कि पूरा ही कम्युनिकेशन उसके अंदर करना है, और फिर चाहे तो टीचर्स का बाइलिंगुअल कर सकती है। पर रिसेंटली क्या है कि सबकॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि अगर टीचर उसको अपने कम्युनिकेशन में लाएगी, टारगेट लैंग्वेज का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगी, तो ये माना जा सकता है कि हाँ एक बच्चा ईजिली एक्वायर कर सकता है सेकेंड लैंग्वेज को। आगे बात करते हैं, द लर्न सिस्टम ऑफ द लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एंड इट कंप्राइजेज अ कॉन्शियस प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन कॉन्शियस नॉलेज अबाउट द लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल नॉलेज ऑफ ग्रामर रूल्स। यानी कि अगर हम सेकेंड लैंग्वेज को इस तरीके से सिखा रहे हैं कि बच्चे को लर्न करने पड़ रहे हैं ग्रामेटिकल रूल्स, या फिर उसको कॉन्शियस प्रोसेस करना पड़ रहा है, पूरा दिमाग खोल के उस चीज़ को सीखना पड़ रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको लर्न करेगा, उसको एक्वायर नहीं करेगा। और जब वो बच्चा उसको लर्न करेगा तो उसको सही चीज़ से सही तरीके से समझ नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अ डिडक्टिव अप्रोच इन अ टीचर सेंटर्ड सेटिंग प्रोड्यूसेस लर्निंग। अगर डिडक्टिव अप्रोच है तो मान सकते हैं कि एक बच्चा क्या करेगा, लैंग्वेज को लर्न करेगा। पर अगर एक इंडक्टिव अप्रोच है, यानी कि बेस टू एक टीचर कहाँ जा रही है, उसे रूल्स टू यानी फिर एग्जाम्पल टू रूल्स तक लेकर जा रही है, तो हम मान सकते हैं कि एक बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट सेंटर टेक्निक से वो एक्विजिशन सीख जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्रिएशन, लर्निंग इज लेस इंपॉर्टेंट दैन एक्विजिशन। क्रिएशन का यही मानना है कि लर्निंग आपकी कम इंपॉर्टेंट है और एक्विजिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो सेकेंड मेथड है द मॉनिटर हाइपोथेसिस। The monitor hypothesis explains the relationship between acquisition and the learning and defines the influence of the latter on the former. The monitoring function is the practical result of learned grammar। यानी कि मॉनिटरिंग फंक्शन जो है वो किसका रिजल्ट है, लर्नड ग्रामर का रिजल्ट है आपका, और एक्विजिशन और लर्निंग के बीच का रिलेशन बताता है। द सेकेंड लैंग्वेज लर्नर हैज सफिशिएंट टाइम एट देयर डिस्पोजल, दे फोकस ऑन फॉर्म और थिंक अबाउट करेक्टनेस, दे नो द रूल। अब इसमें क्या है कि बच्चा ने लर्न सिस्टम से भी सीख ली है एक लैंग्वेज को और कुछ कुछ एक्वायर भी किया है, तो बच्चा क्या करता है कि जो चीज़ को सही लगती है वो लेटर वाला जो है वो फॉर्मर पे क्या करने लगता है, हावी होने लगता है, उसको बताने लगता है कि भाई कोई चीज़ ऐसे करनी है, कैसे करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द रोल ऑफ मॉनिटर इज माइनर, बीइंग यूज्ड ओनली इन करेक्ट ट्राइवेशंस फ्रॉम नॉर्मल स्पीच एंड टू गिव स्पीच अ मोर पब्लिश्ड अपीयरेंस। यानी कि ये माना जाता है कि अगर एक बच्चा बाहर है, कहीं पे बाहर उसको किसी से बात करनी है, फॉर्मल तरीके से अगर बात करनी है, तो एक बच्चे का मॉनिटर हाइपोथेसिस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसमें बच्चा क्या करता है, जो उसने ग्रामेटिकल रूल सीखे हैं उसको वो ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करता है एज़ कम्पेयर टू द एक्विजिशन। क्योंकि बच्चा क्या करता है, खुद को पॉलिश दिखाना चाहता है कि हाँ भाई देखो मुझे ये आता है, इसलिए वो अपनी अपीयरेंस को फेम में लाने के लिए क्या करता है, अपना एक लर्निंग की चीज़ों को यूज़ करता है, ग्रामेटिकल रूल्स हो गए या फिर उसका सिंटेक्स का तरीका हो गया, वो उन सब चीज़ों को यूज़ करने का कोशिश करता है। पर अगर एक बच्चा नॉर्मल बिहेव करता है तब माना जाता है कि मॉनिटर का जो इफेक्ट है वो माइनर होता है, यानी कि एक बच्चा एक्विजिशन वाला जो उसका लैंग्वेज होता है उसको ज़्यादा यूज़ करता है। He distinguishes those learners that use the monitor all the time, those learners who have not learned or who prefer not to use their conscious knowledge, and those learners who that use the monitor appropriately। यानी कि क्रेशन ने क्या किया है, 3 तरीके से आपका डिवाइड किया है इस मॉनिटर हाइपोथेसिस के अंदर लोगों को। एक लोग तो वो हो गए जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, यानी कि मॉनिटर हाइपोथेसिस को, यानी कि जिनका ज़्यादा काम या तो फॉर्मल सेक्टर में ही रहता होगा या फिर जिनको अच्छा लगता है खुद को फेम में लाना, तो वो लोग क्या करते हैं या फिर वो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा मॉनिटर हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं। तो उनके लिए क्रेशन ने टर्म यूज़ की है ओवर यूजर्स ऑफ मॉनिटर हाइपोथेसिस।
अगली बात की गई है कृष्ण ने कि जो बहुत कम यूज़ करते हैं या फिर बहुत कम फॉर्मल सेक्टर में रहते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जिनका ज़्यादा काम है, तो एक्विजिशन वाली अपनी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो मॉनिटर हाइपोथेसिस का सबसे कम यूज़ करते हैं और वो अंडर यूज़र्स होते हैं। उसके बाद की गई है बात इन दोनों के बीच की, या फिर हम बात करें तो इन दोनों का बैलेंस बैठाए हुए लोगों की या फिर बच्चों की, जो कि इक्वल यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत उसका फॉर्मल का, थोड़ा बहुत इनफॉर्मल का, या फिर थोड़ा बहुत आपका लर्न का और थोड़ा बहुत एक्वायर का। तो वो कौन होते हैं? आपके ऑप्टिमल यूजर्स होते हैं, जो कि मॉनिटर को क्या करते हैं? बैलेंस करके रखते हैं। यूजुअली एक्सट्रोवर्ट्स आर अंडर यूजर्स वाइल इंट्रोवर्ट्स एंड परफेक्शनिस्ट आर ओवर यूजर्स। ऐसा माना जाता है कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स हैं, कि खुले हैं, शाय नहीं हैं, वो लोग अंडर यूजर्स होते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं और उनको शर्म वरम नहीं होती है कि भाई कोई क्या सोचेगा कि उन्होंने क्या कह दिया है, तो इसलिए वो अंडर यूजर्स होते हैं आपका मॉनिटर हाइपोथेसिस के। पर वहीं बात करें इंट्रोवर्ट्स की, या फिर ऐसे लोग जो कि शाय होते हैं या फिर कुछ भी अपने मुंह से गलत नहीं निकालना चाहते, बोलने से पहले सोचते हैं, कम बोलते हैं, साइलेंस जिनको पसंद होता है, या फिर परफेक्शनिस्ट लोग जो होते हैं वो ओवर यूजर्स होते हैं। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज फ्रिक्वेंटली रिलेटेड टू द ओवर यूज ऑफ द मॉनिटर। ये माना जाता है कि जिन बच्चों में बहुत कम कॉन्फिडेंस होता है वो क्या करते हैं? ओवर यूज करते हैं मॉनिटर का। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। ठीक है, ये सारी बस हमको टर्म्स याद करने की, मतलब हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस में क्या है, एक्विजिशन हाइपोथेसिस में क्या है, क्योंकि अगर हमारा कोई केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया तो फिर हम उसमें टिक कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज द इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस के अंदर क्या है कि एक बच्चा क्या है, उसको कोई भी कंप्रीहेंशन मिला या फिर कोई भी बात कही गई, तो बच्चा उस चीज़ को पूरे को समझ के अगर कोई लास्ट में कंक्लूजन निकाल सके तो वो इनपुट हाइपोथेसिस आएगा। यानी कि उस बच्चे को उस चीज़ से क्या इनपुट मिला, क्या उसने उस चीज़ से समझा, चाहे वो देखकर समझा हो, चाहे वो सुनकर समझा हो, चाहे वो पढ़कर समझा हो। यानी कि एक बच्चे ने अपनी तरफ से उस पूरे मैटर में से क्या इनपुट निकाला है, क्या उसको समझ आया है, वो इनपुट हाइपोथेसिस के अंदर आएगा। वी एक्वायर बाय कंप्रीहेंसिबल इनपुट, इसके अंदर एक टर्म आएगी। इनपुट हाइपोथेसिस रिलेटेड टू एक्विजिशन नॉट लर्निंग। अब ये जो इनपुट हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि एक्विजिशन, एक बच्चे ने पूरे मैटर में से क्या एक्वायर किया है, ये नहीं कि क्या लर्न किया है। फोकस नॉट ऑन स्ट्रक्चर बट ऑन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। फोकस किया जाता है स्ट्रक्चर पे, अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, डू नॉट teach structure deliberately when I+1 is provided naturally when input is understood। यानी कि एक बच्चा क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा लर्न करता है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन एबिलिटी इमर्जेस, इट इज़ नॉट टॉट डायरेक्टली। यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा उसको समझाया नहीं जाता है, वो प्रोडक्शन अपने हिसाब से करता है जितनी उसकी एबिलिटी होती है। आगे बात करते हैं कंप्रेंसिबल इनपुट की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मान लो एक बच्चा है, उसको टीचर ने क्या किया, एक पूरा का पूरा ऐसे पढ़ने को दे दिया। अब बच्चे ने ऐसे पढ़ तो लिया, क्योंकि वो उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं थी, सेकंड लैंग्वेज थी, इसलिए बच्चे ने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। बाद में वो बच्चा क्या करता है, उससे एक इनपुट निकालता है, कंप्रेंसिबल इनपुट निकालता है कि आखिर में इस पूरे कंप्रीहेंशन का एसेंस क्या था, या फिर ये पूरा पैराग्राफ किस और जाना चाहता है, या फिर इसका मोटिव क्या है। अगर बच्चा ये निकाल पा रहा है तो कंप्रेंसिबल इनपुट को जान पा रहा है। और माना जाता है कि कंप्रेंसिबल इनपुट जो है अपना, वो एक्विजिशन को सपोर्ट करता है और लर्निंग को सपोर्ट नहीं करता। यानी कि अगर एक बच्चे ने लर्निंग के हिसाब से उस कंप्रीहेंशन को पढ़ा होगा तो बच्चा उसका मीनिंग जो है वो करेक्ट मीनिंग तक नहीं जा पाएगा। पर अगर एक बच्चे ने एक्विजिशन के थ्रू कंप्रीहेंसिबल इनपुट को पढ़ा हो तो वो उसका मीनिंगफुल आंसर निकाल पाएगा। कंप्रीहेंसिबल इनपुट इज द लैंग्वेज इनपुट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द लिसनर डिस्पाइट देम नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर इन इट। यानी कि सारे उसे शब्द या फिर पूरा स्ट्रक्चर नहीं समझ आया, पर उसने एक एसेंस निकाल लिया। इट इज डिस्क्राइब्ड एज वन लेवल अबव दैट द लर्नर्स इफ इट कैन ओनली जस्ट बी अंडरस्टूड। ठीक है, इसे मतलब थोड़ा बहुत ही समझ आता है बच्चे को, बच्चा मतलब अपने हद तक समझ सकता है। स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड और प्रेजेंटेड ऑन देम। यानी कि एक बच्चे को ये समझ आ जाता है कि आखिर उससे बोला क्या गया है, फिर उसको क्या प्रेजेंट किया गया है। द एविडेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स दैट अ सिंपल हाइपोथेसिस। We acquire language in only one way, when we understand messages, that is when we obtain comprehensible input। यानी कि अगर एक बच्चे ने अंडरस्टैंड कर लिया किसी मैसेज को तो ये मान सकते हैं कि एक बच्चे ने comprehensible input को गेन कर लिया है। When we understand what we hear or what we read, we understand the message। यानी कि कृष्ण ने 2003 में भैया एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमने किसी मैसेज को सुना और सुन के हम समझ गए, फिर हमने पढ़ा और फिर हम पढ़ के समझ गए, तो हम मान सकते हैं कि हमने उस चीज़ का कंप्रीहेंसिबल इनपुट ले लिया है या फिर वो चीज़ हमको समझ आ गई है। आगे अगर हम बात करें तो एक डायग्रामेटिक फॉर्म से आप देख सकते हैं करंट लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और टू चैलेंजिंग। इन दोनों के बीच का जो होता है वो अपना कंप्रीहेंसिबल इनपुट होता है। ठीक है,
नेक्स्ट वन है आपका द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस. The effective filter hypothesis embodies Krashen's view that a number of effective variables play a facilitative but non-causal role in second language acquisition. These variables include motivation, self-confidence, anxiety, personality traits. इफेक्टिव फिल्टर के अंदर क्या है कि एक बच्चा फिल्टर कैसे यूज़ करता है, यानी कि कैसे अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द फिल्टर इज अप इट impedes language acquisition. On the other hand, positive effect is necessary but not sufficient on its own for acquisition to take place. यानी कि एक बच्चा कितनी अच्छी तरीके से अपने फिल्टर्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है, एक्विजिशन में, लैंग्वेज एक्विजिशन में. जैसे कि आप ये वाले इस डायग्राम से इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे कि मान लो एक बच्चे ने हाई फिल्टर यूज़ करता है वो, ठीक है. अगर एक बच्चा मतलब बहुत अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के कहता है या फिर बहुत अपनी बातों को फेम में लाने की कोशिश करता है, तो हम मान सकते हैं कि उस बच्चे का क्या है, इस मोटिवेशन कम है, सेल्फ एस्टीम कम है, एंजाइटी उसकी ज़्यादा है. पर अगर एक बच्चा लो फिल्टर यूज़ करता है, यानी कि जो उसकी बात है वो वही कहना चाह रहा है और सीधे ढंग से उसको कह देता है, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता है, तो उसका मोटिवेशन हाई होगा, सेल्फ एस्टीम हाई होगा और उसमें एंजाइटी की कमी होगी, यानी कि गुस्सा वगैरह कम आता होगा उसको. द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, व्हेन द लर्नर एक्सपीरियंसिंग हाई एंजाइटी, लो एस्टीम और लो मोटिवेशन, द फिल्टर टर्न्स ऑन एंड कॉजेज द लर्नर टू ब्लॉक आउट इनपुट, यानी कि इनपुट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है. इससे मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो आपने किसी बच्चे को कोई भी कंप्रीहेंशन दिया, अब बच्चे को वो नहीं समझ आया, तो बच्चे ने क्या किया, अपने फिल्टर्स यूज़ करने उसमें शुरू कर दिया, यानी कि जो भी बात उसको समझ आई उसको और छानना शुरू कर दिया. उसको लगता है कि वो, क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा है पर दूसरों को ये बात ना पता चले कि उसको नहीं समझ आ रहा है, इसलिए वो इस चीज़ का यूज़ करता है, ठीक है. द इफेक्टिव फिल्टर इज़ अ बैरियर दैट प्रिवेंट लर्नर फ्रॉम एक्वायरिंग लैंग्वेज, यानी कि ये क्या करता है, एक बैरियर के रूप में बच्चों के सामने प्रेजेंट होता है. इवन इफ देयर इज इनफ इनपुट, इफेक्ट, फीलिंग एंड इमोशनल स्टेट्स प्ले एन important role in second language acquisition. When the learner is having high anxiety, low motivation, low self-confidence, the filter turns on and causes the learner to block out input. यानी कि जब एक बच्चे का फिल्टर हाई होता है, वो बातों को ज़्यादा छान छान के यूज़ कर रहा होता है, तो माना जा सकता है कि एक बच्चे का सेल्फ एस्टीम वगैरह क्या है, लो है. आगे बात करते हैं नेक्स्ट की. एक डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें कंप्रेहेंसिबल इनपुट ऐसा फिल्टर होके ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन उसको कंपिटेंस करता है या फिर एक्वायर करने की कोशिश करता है, तो उसमें एक्विजिशन का लेवल बहुत कम होता है अगर एक बच्चे का इफेक्टिव फिल्टर ऑन ओड होता है, मतलब ऑन होता है. द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इसमें क्या है कि भाई इसके नाम से पता चल रहा है जब एक बच्चा नेचुरली कुछ चीज़ सीखता है. द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस इज द आइडिया दैट चिल्ड्रन लर्निंग देयर फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ प्री डिटरमाइंड नेचुरल ऑर्डर एंड दैट सम आर रिक्वायर्ड अर्लियर देन अदर्स. यानी कि बच्चे को क्या है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देने चाहिए जो कि नेचुरल हो, बच्चा उसे नेचुरली याद कर सके या फिर नेचुरली समझ सके. फॉलो अ मोर और लेस इनवेरिएंट ऑर्डर इन द एक्विजिशन ऑफ फॉर्मल ग्रामेटिकल फीचर्स. अफर्म्स दैट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आर एक्वायर्ड इन अ प्रीडिक्टेबल मैनर. यानी कि 3 चीज़ें हमें उसके अंदर याद रखनी. नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस के अंदर क्या चीज़, सबसे पहले तो उसे कुछ ऐसा सिखाना है जो कि प्रिडिक्टेबल ऑर्डर हो, यानी कि वो पहले से ऐसा कुछ सीख चुका हो या फिर उसका तरीका सेम हो, ताकि एक बच्चे को ऑड ना लगे सेकेंड लैंग्वेज सीखने में. सेकेंड क्या होना चाहिए कि उसका स्टैंडर्ड ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि वो एक हायरार्की में चलना चाहिए, पहले आपको ये सिखाना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये. एंड लास्ट वन इज मेटा लिंग्विस्टिक नॉलेज, यानी कि एक बच्चे को क्या करना है, ऐसा लैंग्वेज में उसको बात बतानी है कि वो सीख सके उस लैंग्वेज को, चाहे आपको बाइलिंगुअल भी करना पड़े, पर आपको टारगेट लैंग्वेज पे फोकस करना है. Krashen believes that the implication of the natural order hypothesis is not that our syllabi should be based on the order found in the studies. The only instance in which the teaching of order, the teaching of grammar can result in language acquisition is when the students are interested on the subjects and the target language is used as a medium of instruction. यानी कि कृष्ण का बिलीव था कि एक बच्चा नेचुरली किसी चीज़ को तब समझ सकता है जब आप नेचुरली उस चीज़ में बिहेव करें. यानी कि मान लो अगर एक टीचर है वो फॉरेन लैंग्वेज एक बच्चे को सिखा रहा है, तो उस टीचर को नेचुरली उस लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो अपने कम्युनिकेशन में उसको यूज़ करे, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस देने में उसको यूज़ करे. पर अगर एक टीचर उसको नेचुरली यूज़ कर रहा होगा, यानी कि अपने व्यवहार में, अपने कम्युनिकेशन में उसको बार बार लेकर आएगा और रेगुलरली बेसिस पे उसे बना रहेगा, तो एक बच्चा नेचुरल ऑर्डर में उसको सीख जाएगा. अदरवाइज क्या है, बच्चे को मुश्किल आएगी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में. नेक्स्ट वन क्या है आपका, Krashen argued that bilingual education programs, when they are successful, provide children with comprehensible input that leads to second language learning. ठीक है, यानी कि Krashen का मानना था कि जो बाइलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम है वो चिल्ड्रन को कंप्रीहेंसिबल इनपुट तो दे देता है,
ठीक है, पर वो सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब बायलिंगुअल भी यूज़ कर सकते हैं, उनका मतलब ये था, सपोर्ट किया है उन्होंने बायलिंगुअल को। ही ऑल्सो मेंटेन दैट फर्स्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट मैटर इंस्ट्रक्शन असिस्ट इन दिस प्रोसेस बिकॉज इट सप्लाइज द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दैट मेक्स इनपुट इन इंग्लिश कंप्रीहेंसिबल। यानी कि हम बैकग्राउंड भी उसका इस वजह से क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि एक बच्चे की नेटिव लैंग्वेज कुछ है तो उसको थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, पर फिर भी हमें यूज़ क्या करनी है, टारगेट लैंग्वेज को मेन पे रख के आगे की बातचीत तय करनी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, आखिर ज़रूरी क्यों है एक सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करना। तो एक्वायर करना इसलिए ज़रूरी है, माना जाता है कि अगर एक बच्चे को 2 या फिर 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो उसका जो कॉग्निटिव लेवल है वो हाई रहता है, एक बच्चा इमोशनली स्ट्रांग रहता है। द मैनी कॉग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेजेस आर अनडिनाइबल, यानी कि ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम क्या मना नहीं कर सकते 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज एक बच्चे को सिखाने के लिए। पीपल हु स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज हैव इम्प्रूव्ड मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इन्हेंस्ड कंसंट्रेशन, एबिलिटी टू मल्टीटास्क एंड बेटर लिस्निंग स्किल्स। यानी कि एक बच्चे में ये सारी खूबियाँ होती है अगर एक बच्चे को 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं। नेक्स्ट वन आप ये एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देख सकते हैं सारे के सारे जो अपने हाइपोथेसिस रहे। एक बार अगर हम फिर से रिवाइज करना चाहें तो एक्विजिशन और लर्निंग हाइपोथेसिस में क्या था कि क्रेशन ने कहा था कि एक बच्चे को हमें कोशिश करनी चाहिए, टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि उसे अगर सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करवाई जा रही है, फिर सिखाई जा रही है, तो एक्विजिशन के तरीके से सिखाई जाए ताकि एक बच्चे को बोझ ना लगे और नेटिव लैंग्वेज की तरह वो सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सके, सीख सके। एक्विजिशन सबकॉन्शियस प्रोसेस होना चाहिए और लर्निंग फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट वन इज मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉनिटर हाइपोथेसिस में क्या था, उन्होंने कहा था कि एक्विजिशन पे हमें ज़्यादा जोर देना है, बच्चों को क्या करना है, एक्विजिशन की तरफ ही लेके जाना है। जो बच्चा लर्निंग करेगा वही मॉनिटर को यूज़ करेगा या फिर एडिटर नाम की किसी चीज़ को यूज़ करेगा कि जब उसे कोई वाक्य बोलना हो तो वो उसे एडिट करके या फिर ग्रामेटिकल रूल्स को याद करके फिर वो उस वाक्य को बोल सके। तो हमें बच्चे को मॉनिटर हाइपोथेसिस कम यूज़ करने को कहना है। हमें देखना है कि उसका जो लर्निंग है वो एक्विजिशन पे भारी ना पड़ रही हो, एक्विजिशन भारी पड़ रही हो लर्निंग पे, ताकि वो मॉनिटर हाइपोथेसिस को कम कर सके। इसमें हमने 3 में क्लासीफाई किया था, ओवर यूज़र्स को, अंडर यूज़र्स को और ऑप्टिमल यूज़र्स को। ऑप्टिमल आपके बैलेंस हुआ करते थे, जो कि लर्निंग और एक्विजिशन के दोनों रूल्स को साथ में लेके चलते थे, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करते थे। ओवर यूज़र्स कौन थे, जो आपकी ज़्यादातर एडिटिंग करते थे, उनको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पसंद था, या तो फॉर्मल स्ट्रक्चर में रहा करते थे या फिर उनको फेम में आना था इसलिए करते थे। अंडर यूज़र्स आपके कौन थे, एक्सट्रोवर्ट्स हुआ करते थे, जो खुले अपने मन के होते थे, इनको शाय वाई नहीं था। नेक्स्ट आपका था नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या है कि एक बच्चा नेचुरली जब कुछ सीख रहा है तो वो बच्चा ज़्यादा अच्छा एक्वायर करेगा एज़ कम्पेयर टू अननेचुरल। यानी कि अगर एक टीचर कम्युनिकेटिव में अपनी लैंग्वेज में नेचुरली लेकर आएगी अपनी सेकेंड लैंग्वेज को, तो एक बच्चा ज़्यादा अच्छा एक्वायर करेगा। इनपुट हाइपोथेसिस में क्या था, I+1 का कॉन्सेप्ट था या फिर कॉम्प्रिहेंसिबल आउट इनपुट का कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर बच्चा क्या था, अगर एक पूरा कम्प्रीहेंशन पढ़ता है तो उसका वो उसे एक एसेंस मिल जाता है, तो हम मान सकते हैं कि एक बच्चे ने इनपुट हाइपोथेसिस किया। नेक्स्ट वन इज़ अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में क्या बच्चा करता है, एक फिल्टर को यूज़ करने की कोशिश करता है। फैसिलिटेटिव बट नॉन कैजुअल रोल, यानी कि फैसिलिटेटिव तो होता है पर एक इससे पता चलता है कि वो बच्चा कैजुअल नहीं है, नॉन कैजुअल रोल में है। मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एंजाइटी, इन तीनों का रोल बनता है। अगर एक बच्चा फ़िल्टर ज़्यादा यूज़ करता है तो मान सकते हैं उसे मोटिवेशन कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, एंजाइटी ज़्यादा होगी। और अगर एक बच्चा फ़िल्टर को कम यूज़ करता है तो मान सकते हैं उसका मोटिवेशन हाई होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा और एंजाइटी कम होगा। और ये भी माना जाता है कि जो बच्चा फ़िल्टर ज़्यादा यूज़ करता है उसका इनपुट क्या होता है, ब्लॉक होने का बैरियर का खतरा ज़्यादा होता है। और जो बच्चा फ़िल्टर कम यूज़ करता है उसका इनपुट में कोई बैरियर नहीं होता और बच्चा इनपुट को ईज़िली कंसिडर कर पाता है। सो ये आपकी कुछ 5 स्टेजेस थी। अब ये है कुछ पॉइंट्स कि हाउ टू लर्न सेकेंड लैंग्वेज, आखिर हम सेकेंड लैंग्वेज को कैसे सीखें। तो सेट लर्निंग गोल्स, सबसे पहले अपने लर्निंग गोल्स को सेट कीजिए कि हमें लर्न कौन सी लैंग्वेज करनी है। स्टार्ट विद मोस्ट कॉमन, उसमें जो सबसे ऐसी चीज़ है जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज से मैच करती हुई है तो पहले वो चीज़ को सिखाई जाए। लर्न द राइट वर्ड्स जो है उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, उनका करेक्ट स्पेलिंग वगैरह लर्न कीजिए। बिल्ड कम्युनिटी, कोशिश करें कि आपके पास उस लैंग्वेज के कुछ ऐसे लोग हो जिनके साथ आप उस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन कर सकें। लर्न कंसिस्टेंटली, मतलब स्थिरता से आपको उसकी लर्निंग में लगे रहना है। सीक आउट रियल लाइफ प्रैक्टिस, आप कोशिश करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो कम्युनिकेशन के यूज़ में लोग मिले ताकि आप उसको यूज़ कर सके। लर्न अबाउट द कल्चर, उस लैंग्वेज के कल्चर को जानने की कोशिश करें। कीप अ पॉकेट डिक्शनरी, एक डिक्शनरी साथ रखें। अपने आप को टेस्ट करते रहे उसे कम्युनिकेशन में लाकर। इन्जॉय करें उस लैंग्वेज को और
अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तब भी शाय फील ना करें, यानी कि मान लो अगर एक बच्चा है उसे इंग्लिश बोलना अच्छा तो लगता है पर उससे गलत वर्ड्स निकल जाते हैं, देन ऑल्सो एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को प्रमोट करना चाहिए, चाहे बच्चा गलत बोले चाहे सही बोले। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, अगर बच्चा गलत भी बोलेगा तभी तो सही सीखेगा। यूज़ ऑडियो ऑनलाइन टीवी सीडीज़ वगैरह, यानी कि एक बच्चे के सामने ये सब यूज़ करना चाहिए ताकि वो बच्चा उसको देख के खुद सीखे। यूज़ सोशल मीडिया चैट, सोशल मीडिया में भी उस लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन में लाना चाहिए। गूगल ट्रांसलेट करना चाहिए उस लैंग्वेज का। अप्लाई योर लर्निंग और ट्रैवल द कंट्री इफ़ पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे हम सेकेंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। So with this our video and I hope you like the video. If you like the video, please press a like button or the thumbs up, show the video and subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.